जय महाराष्ट्र, मी मनाली आणि आपल्यासाठी घेऊन आली आहे थेट अचूक बिनधास्त हा आमचा विशेष कार्यक्रम। अर्थात तुम्हाला उत्सुकता असणार आहे या कार्यक्रमामध्ये यावेळेस कोण सहभागी झालंय, पण त्यांची थोडक्यात ओळख मी तुम्हाला करून देते। खरं तर लोकशाही प्रधान असलेल्या आपल्या देशामध्ये सत्ताधारी असो वा विरोधक असो, दोन्ही पक्षांमध्ये अनेक इतर पक्ष आहेत आणि हे सगळेच पक्ष खरं तर जातीपातीवर थोडंफार राजकारण करत असतात आणि त्यामध्येच आता आहे एमआयएम सुद्धा। अल्पसंख्याकाला घेऊन एमआयएम तारणहार आहे। अल्पसंख्याकांच्या मुद्द्यांकडे एमआयएमचा भर दिसतोय, पण एमआयएममध्ये सत्ता जी आली आहे ती खरं तर नांदेड पालिकेपासनं नांदेडनंतर एमआयएमनं विधानसभेमध्ये सुद्धा आपला शिरकाव केला आणि 2 आमदार एमआयएमचे निवडून आले आणि यानंतर आता एमआयएमने तळ ठोकलेला आहे तो म्हणजे देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईमध्ये। मुंबईतल्या वांद्रे पूर्व निवडणुकीमध्ये एमआयएम आता सज्ज झालेली आहे आणि म्हणूनच आज आपल्यासोबत थेट अचूक आणि बिनधास्त प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी आहेत ओवेसी बंधूंमधले असादुद्दीन ओवेसी आणि अर्थात जय महाराष्ट्राच्या सगळ्या टीमकडून आज त्यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार होणार आहे। त्यामुळे सुरुवात मी आधी करणार आहे आमचे कार्यकारी संपादक विलास आठवले सरांपासून। सगळ्यात आधी आपण त्यांचं स्वागत करूया। असद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। पहले तो हम आपको फूल देते हैं, उसके बाद फिर तीखे सवाल होंगे। तो फूल से मारेंगे। ये एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चर्चा होती है और हर व्यक्ति सवाल पूछ सकता है। जी जी। असद जी, एक तो पहले आपको आपके बारे में जब लोग चर्चा करते हैं तो ये कहा जाता है कि आप नफरत की राजनीति करते हो। आपकी जो स्पीच है, आपके जो भाई है उनके स्पीच है, तो ये टोन है या असल में इस तरीके की नफरत आप फैलाना चाहते हैं? सर, जहाँ तक आप मेरी बात करेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ना मैं नफ़रत की सियासत में भरोसा रखता हूँ, ना मैं उसको मानता हूँ। हमारी जो लड़ाई है वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है। हमारी जो लड़ाई है वो ये है कि सोशली एंड एजुकेशनली एम्पावरमेंट हो वीकर सेक्शंस का, माइनॉरिटीज़ का, दलित्स का। और जब हम बात करते हैं तो बहुत से लोगों को उस पर एतराज़ हो सकता है। एतराज़ होना ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है, मगर अगर कोई ये कहेगा कि नहीं ऐसा मत बात करो, हमारी तरह बात करो, तो मैं तो वैसा नहीं कर सकता सर। इसीलिए हम जब ये कहते हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर माइनॉरिटीज़ का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, महाराष्ट्र में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो फ़ौरन बोलते हैं कि ये लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। जब हम बीजेपी के ख़िलाफ़ बोलते, गुजरात 2002 के बारे में बात करते, या फिर अगर हम ये कहते हैं कि भाई अमित शाह का या ट्रायल कोर्ट का जजमेंट आया, इसके अपील क्यों नहीं किए, तो ये फ़ौरन बोल देते हैं कि एंटी नेशनल है ये। तो अब मैं जो है मैं फंसा हुआ हूँ 2 पार्टीज़ में। एक मुझे सेकुलर सर्टिफिकेट देंगे अगर उनके साथ चले जाऊँगा, अगर इनके साथ चले जाऊँगा तो ये कहेंगे कि ये एंटी नेशनल नहीं है। तो ये तो मेरा सीधा सवाल है, उन मुद्दे के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। क्या मीठी लफ्ज़ों में, मीठी आवाज़ में स्पीच नहीं कर सकते आप? नहीं सर, आपको मेरी कल अगर आपके भाई के अगर स्पीच देखेंगे, इतने तीखे हैं तो मीठी आवाज़ नहीं आ सकती? एक अंदाज होता है मीठा। देखिए सर, कोई पब्लिक स्पीकिंग जो है अलग है और ऑर्केस्ट्रा में बैठकर गज़ल सुनना या गाने सुनना अलग है। आपको पब्लिक स्पीकिंग में रेटोरिक भी होता है, पब्लिक स्पीकिंग में फैक्ट्स भी होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। और आज के ज़माने में जहाँ पर सोशल मीडिया है, इतने चैनल्स हैं, तो आपको पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए। अब दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स के सभाओं में पब्लिक भी सो जाती है, जर्नलिस्ट सो जाता है उनकी तकरीर सुन के, स्पीच सुन के। तो हम बोलते हैं, और अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो ठीक है, आप जाइए, केस फाइल करिए, कंप्लेन दीजिए। सर, मैं महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में 23 मेरे सभाएं हुई, 10 मुकामात पर, 10 प्लेसेस पर मुझे पुलिस ने 144(1) की नोटिस दी, जबकि वो नहीं दे सकते थे। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट मैं लिया, कहीं पर भी मेरे खिलाफ केस नहीं बुक हुआ, हमारे अपोजिशन पार्टीज़ मेरे खिलाफ कंप्लेन नहीं किए, ना ईसी ने, इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दी। तो फिर अगर मैं वाकई में आप जैसा कह रहे हो बात सही है, तो फिर ये बताइए कि कोड ऑफ कंडक्ट का मैं वायलेशन नहीं कर रहा हूँ,
तो कानून का क्यों करूँगा? कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो अपनी जगह पर है, जिसको हर जगह से मॉनिटर किया जा रहा है। आपको मेरी बात पसंद नहीं आती, ये बोलिए ज़रूर, मैं मानता हूँ उस बात को, मगर आप बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं बोलो, ऐसा बोलो, तो सर वो तो मुश्किल है बहुत। वो यानी वो आपका अंदाज़ है। चलिए हमारे साथी भी, हमारे कोई कलीग्स भी हैं जिनसे आपसे बात करनी है। जरूर। जो सवाल आप हमेशा स्टेज व्यासपीठ से आप करते हैं वही सवाल आज यहाँ से नहीं न्यूज़ रूम से ज़रूर, होंगे। मुझे सवालात सुनने का और बोलने का अच्छा मज़ा आता है। साहब, सबसे पहले तो आपका इस्तेमाल है महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल में। शुक्रिया सर। एमआईएम की राजनीति की बुनियाद क्या है, मतलब किस बुनियाद पे आप राजनीति करते हैं? क्योंकि अगर आपके अगर भाषण भी अगर देखे जाएं तो ऐसा लगता है कि सुन के कहीं दंगे न फैल जाएं। सर हमारी राजनीति का बुनियाद, हमारे पॉलिटिक्स का जो इथॉस है वो ये है कि जो लोग बेआवाज़ हैं, जिनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, जिनकी आवाज़ को दबा दिया गया, जिनको डेलिबरेटली बेज़ुबान बना दिया गया, चाहे वो दलित हों, मुस्लिम अक़लियत हों या बैकवर्ड क्लास के लोग हों, उनके हुकूक़ की लड़ाई, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करवाना, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ना, ये हमारे पॉलिटिकल स्ट्रगल का इतिहास है। और हो सकता है कि बहुत से लोग इसको पसंद नहीं करते होंगे, बट बुनियादी तौर पर लंबी गुफ्तगू ना हो जाए, इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ कि ये है इसका प्रीमाइस और इसका इतिहास ये है। क्या ये शांतिपूर्ण तरीके से भी हो सकता है, ऐसा नहीं लगता आपको? सर आप मुझे बताइए कि महाराष्ट्र में आप तमाम की दुआओं और ताउन की वजह से, अल्लाह के करम की वजह से, महाराष्ट्र में कहाँ पर कुछ हुआ सर मेरे बोलने के बाद? अच्छा, मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ मुझे नोटिस दी जाती है, तो कहाँ है खुदा ना खास्ता कि मैं ऐसा कुछ बात बोल के भाग गया? नहीं इतने जल्दी तो नहीं हो सकता ना। ओवैसी सर, इतनी जल्दी नहीं, एक बात समझिए, देखो लोकतंत्र में कौन कौन सी आवाज़ में बात करेगा ये उसका हक है, क्या बात करेगा ये उसका हक है, लेकिन जो समाज है उसमें कहीं ना कहीं तनाव पैदा ना हो, दूरियां ना बढ़े, इसका प्रिकॉशन भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लीजिए ना, आपको कौन रोक रहा है नहीं लेने के लिए? मगर ये आप कैसे बोल सकते हैं कि आपको हम परमिशन नहीं देंगे बोलने का? सर मैं आप तमाम के सामने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ग्लेयरिंग एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वारिस पठान हमारे एमएलए बने बाइकुल्ला से, पब्लिक का थैंक्स अदा करने के लिए, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए कि आपने हमको कामयाब किया, हमको परमिशन नहीं दी पब्लिक मीटिंग की। अब इलेक्शन हो रहा है, हमारे सभाएं हो रही हैं, ये मुझे समझ में नहीं आया। आप नॉर्मल डेज में हमको नहीं देते, बोले हाँ कल परसों देखते हैं, जल्दी क्या है। सर वही मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों होता है? आपको परमिशन की हर बार जरूरत क्यों पड़ती है आपको? ये तो हम जानना चाह रहे हैं तो कि कहीं ना कहीं आम दिनों में हमको परमिशन नहीं मिलता, इलेक्शन जहां होता है वहां परमिशन मिल जाता हमको। तो फेवरेटिज्म हो रहा नहीं हो रहा, बायसनेस है ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम खुदा ना खास्ता कोई गलती करते हैं जो किसी भी कानून का वायलेशन होता है, आप बोलिए, मैं आपको वादा कर रहा हूं मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं रुक जाऊंगा, ठीक है आप मुझे बिठा लीजिए। आप बोलिए कि नहीं आपको इसमें जेल में जाना, जाइए डालिए मुझे, मगर मुझे बोलने का तो इख्तियार रखिए, मैं बोलना चाहूँगा मेरी बात दिल की। ओवैसी साहब, ऐसा बहुत बार देखने को हुआ है कि पुराने हैदराबाद में जब जब आपने कुछ बोला है उसके बाद दंगे भड़के हैं। नहीं सर, इसके बाद नहीं सर, कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिसकी वजह से महाराष्ट्र में आपको बोलने के लिए, आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको जुमला वापस लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेंगे तो मुझे आपके ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन फाइल करना चलिए पड़ेगा। सर, मैं अपना शब्द वापस लेता हूं। इसीलिए कि आप बताइए कौन सी स्पीच के बाद दंगा हुआ। चलिए मैं अपना शब्द वापस लेता हूं, लेकिन मुझे बताइए फिर परमिशन लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इतने बड़े प्रोफेशन से है, ये इतना महज़िब प्रोफेशन है, कोई बात करने से पहले बैकग्राउंड चेक कर लीजिए कि हमारे भाषण के बाद फसाद हुआ, गड़बड़ हुई, सिर्फ परमिशन की मैं जरूरत आपको क्यों पड़ती है? मैं आपके सर एक मिनट सर, मैं ये सवाल का जवाब नहीं, बिल्कुल वो मेरे साथ ही है। सर एक मिनट, 1999 में 22 सितंबर को मुझे जानवरों की तरह मारा गया पुलिस की तरफ से, मेरे ऊपर 2 गोलियां चलाई गई, मेरे आज भी मुझ पर बैक पेन है, 18 टाके सर पर लगे। सर मैं बंद का कॉल नहीं किया, दूसरे दिन मैं बंद का कॉल नहीं किया, मेरे वालिद जिंदा थे, पूरे पार्टी प्रेशर डाली कि बंद कॉल करो, वाले मेरे फादर बोले नहीं वो पॉलिटिक्स में है, ये सब चीज़ें होती हैं, तुम घर को जाओ। हम नहीं करे सर, हम क्यों करेंगे?
हम ये बोल रहे कि आपको समझने की ज़रूरत है हमको, आप डिसएग्री करिए, ये आपका राइट है, मुझे बोलने का एक राइट है, मगर सब ये बोलेंगे कि नहीं सब जने मिलकर ताली मारो, मैं नहीं मारने वाला हूँ ताली, मेरे से नहीं होता ये। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ मुझे राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में मैं अपनी बात रखूंगा, और मैं अपनी बात रखूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोलूंगा, मैं बीजेपी के खिलाफ बोलूंगा, कांग्रेस के खिलाफ बोलूंगा। सर ये तो कोई ऊपर से तो नहीं गिरे ना आसमान से कि इनको बोलना नहीं, क्यों नहीं बोलना, बोलेंगे, पूछेंगे, यही तो डेमोक्रेसी है। अगर आप मेरे मुंह पर कैमरा लगा के मेरे से सवाल कर सकते हैं तो मुझे भी राइट है कि मैं अपनी बात रखूं आवाम के सामने, और पब्लिक एक्सेप्ट ना करे, छोड़ दे मुझे, मगर बोलना ही नहीं। और अगर बोलना तो तुम हमारी जबान में बोलना, तो नहीं सर, हमको ऊपर वाले ने जबान दी है, हम अपनी जबान में बोलेंगे। जी सर, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ज़रूर बोल सकते हैं, लेकिन जब आप खुद सांसद थे उसी टाइम हैदराबाद में जब आपका स्पीच हुआ था तब आपका ही एक सेंटेंस था, हिंदुस्तान को हमें एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना कहाँ है। बोला मैडम, बताइए, आप बताइए। नहीं मैडम, देखिए आप लोग अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप बता दीजिए, डेट बता दीजिए। मैं उतना होशियार नहीं हूं, मगर मैं जो बोलता हूं मुझे याद होता है। मैं ये कहते आ रहा हूं कि हिंदुस्तान का कोई मजहब नहीं है। हिंदुस्तान सेलिब्रेट करता पूरे मजहबों को। हिंदुस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जहां पर इतने मजहब हैं, इतना कल्चर है, इतनी तहजीबें हैं, इतनी ज़बानें हैं। इस मुल्क का जिस दिन एक मजहब हो जाएगा, ये मुल्क कमज़ोर हो जाएगा। मैं कभी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा। हाँ यकीनन मुझे फ़ख्र है कि मैं इस्लाम पर मुसलमान हूँ, मगर मुझे इस बात का भी फ़ख्र है कि मैं इंडियन मुस्लिम हूँ। हमारा झगड़ा कभी मुल्क से था ना है ना कभी रहेगा, खुदा ना खास्ता। हमारा झगड़ा जो लोग रूलिंग क्लास है, जो पावर में है, वो इंसाफ नहीं कर रहे। अब जब हम उनको बोलते तो एक तो सेकुलरिज्म की तरफ कम्युनल लेके चले जाते, एक एंटी नेशनल बनाए थे। तो ये परेशानी है इस मुल्क में। अगर आप ये सोचते हो, अगर इंडिया के लिए आप ये सोचते हो, लेकिन आपके हमेशा भाषण में या आपकी सोच में ये नज़र आता है कि आपका झुकाव जो है वो हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ ज़्यादा होता है। मुस्लिम इंडियन है, दलित इंडियन है, वही तो मैं कहना चाह रही हूँ। क्या बुरी बात है? अगर मायावती, प्रकाश अंबेडकर, रामदास अथवाले, बामसेफ के वामन मिश्रा साहब, हम सब लोग बात करते हैं एक कम्युनिटी की डेवलपमेंट की, तो कौन सी बुरी बात है? जब एनसीपी मराठा मानूस की बात करती है, शिवसेना मराठा मानूस की बात करती है, तो वो क्या है फिर? वो जब बीजेपी कहती है कि नहीं हिंदुत्व की बात करो, जब मायावती दलित की पॉलिटिक्स करती है, मुलायम सिंह यादव यादवों की पॉलिटिक्स करते हैं, AIDAM के तमिलियंस की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, अकाली दल सिखों की बात करती है, कितने एग्जाम्पल दो मैडम मैं आपको? सब कर रहे हैं, मगर तुम बात नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे आका हैं, तुम हमारे गुलाम बनो। मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, हम अपनी बात करेंगे, मगर आप ये नहीं कहना कि नहीं तुम जो करें अच्छा, हम नहीं करना। ये कौन सा होगा? नहीं, इसमें एक सवाल ऐसा है कि जब आप बात करते हो तो RSS हो, बीजेपी हो, जैसे आपने बहुत सारे स्पीच पे कहा है, उनको ऐसे क्यों लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम में तनाव हो रहा है? ऐसे क्यों लगता है उनको? क्या हो रहा है सर? क्या मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि कौन है जेम्स लिंगडो? क्या मैंने उस स्पीच में कहा था कि ये कैंप्स चलाए जाएंगे ताकि यहाँ पर बच्चे पैदा हो? क्या मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि अहमद मियाँ पटेल? मैंने तो नहीं कहा था। क्या मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि लड्डे हैं मुसलमान? क्या अपनी स्पीच में मैंने कहा था एक धक्का और दो, गिरा दो इसको? क्या क्या नहीं कहा गया सर? मैं आज भी कह रहा हूं, मैं जिस दिन खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, अगर मैं वायलेट करता हूं तो मुझे बोलो आप, यू हैव वायलेटेड द लॉ, आई विल फेस द म्यूजिक, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। मेरा झगड़ा क्या है कि ये सब बोले जाते हैं और कानून तोड़ते हैं, इनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया था। सोनिया गांधी इतनी बड़ी लीडर है, उसके ऊपर नाइजीरियन का वो कर दिए, क्या हुआ? कुछ हुआ? रामजादे, हरामजादे, क्या क्या नहीं कहा गया सर? आप बताइए। कि मैं ये चाह रहा हूं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ भी सेलेक्टिव हो चुका है। सर मैं यही बोलना चाहता हूं कि फिर इसमें आम आदमी कहाँ है? सब पॉलिटिकल पार्टी, कोई मराठा के बाजू ले रहा है, कोई मुस्लिमों की बाजू बोल रहा है, कोई हिंदुओं की बाजू बोल रहा है। आम आदमी का क्या होने वाला है? आम आदमी दिल्ली में पावर में है, मगर आप जो आम आदमी की बात कर रहे हैं, आप ही तो वोट डाल रहे ना इनको। आप ही तो वोट डाल रहे शिवसेना को, आप ही तो वोट डाल रहे एनसीपी को, आप ही तो वोट डाल रहे। तो यही हम चाहते हैं कि MIM किस रास्ते से जाने वाली है? अगर MIM को मुझे वोट डालना है तो MIM का रास्ता क्या है? MIM का रास्ता यही है कि जो वॉइसलेस पीपल है,
जिनसे इंसाफ नहीं किया गया है, हम उनके लिए लड़ेंगे और लड़ते आए हैं उनको। और एक बात, हम किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है, ना थे ना रहेंगे। मैं जब शुरुआत में ही कह दिया कि हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी उसकी ताकत है और ये ताकत इस मुल्क को और ताकतवर बना सकती है। जिस दिन इस मुल्क का एक मज़हब हो जाएगा, आप हमारे पड़ोस में देख रहे श्रीलंका में, पाकिस्तान में मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी हो गई। हम मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी को नहीं अपना सकते। हमारी डेमोक्रेसी है मगर पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। यही ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था, उस ख्वाब को पूरा करना है। जिस दिन मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो जाएगी, आप बताइए सर, अगर कोई बोलेगा नहीं इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। मगर मकसद क्या है कि मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात हो। ये इंडिया के लिए डेंजरस है, मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी।